वेल स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 1 में इंडियन इकोनॉमिक्स में आज हमें अपना टॉपिक करना है एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय आज़ादी के समय पर हमारे देश की क्या कंडीशन थी एग्रीकल्चर सेक्टर की। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट है लो प्रोडक्शन एंड लो प्रोडक्टिविटी। वेल प्रोडक्शन का मतलब होता है टोटल आउटपुट और प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड, और दोनों ही टोटल आउटपुट भी और पर हेक्टेयर आउटपुट ऑफ लैंड दोनों ही हमारे उस समय काफ़ी लो थे। प्रोडक्टिविटी ऑफ व्हीट वाज नियरली 5 टाइम लोअर इन 1947। यानी कि जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ, जितना आज हम एक हेक्टेयर में प्रोडक्शन कर पाते हैं उस प्रोडक्शन का करीबन 5 टाइम्स कम होता था, और जो गेहूं था उसकी प्रोडक्टिविटी करीबन 4 टाइम्स कम थी। नेक्स्ट वन इज हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। Uncertainty means that there are chances of risk, there are chances to get destroyed of the production। जो भी yield है किसान का वो नष्ट हो सकता है, ये चांसेस हैं कि प्रोडक्शन उतना ना हो। रिस्क फैक्टर ज़्यादा जुड़ा हुआ है, और रिस्क फैक्टर किस लिए जुड़ा हुआ होता था? क्योंकि कोई परमानेंट मीन्स नहीं थे इरिगेशन के, और ज़्यादातर किसानों को रेनफॉल के ऊपर ही डिपेंडेंट रहना पड़ता था। अगर बरसात हुई तो प्रोडक्शन होगा, और अगर बरसात कम हुई तो प्रोडक्शन उसी से या तो कम होगा या नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज डोमिनेंट ऑफ सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग मीन्स किसान अगर खेत में कुछ उगा रहे हैं तो सबसे पहले वो अपना पेट भरेंगे जो उन्होंने उगाया है उससे। अगर गेहूं उगाए हैं तो सबसे पहले किसान अपने खाने के लिए गेहूं रखेगा। लेकिन उस समय हमारे फार्मिंग का ये फीचर था कि किसान केवल इतना ही उगा पाता था, क्योंकि प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी, कि जिससे कि वो केवल अपना पेट ही भर सके या अपनी बेसिक ज़रूरतें ही पूरी कर सके। और इसका साइड इफ़ेक्ट ये था कि ना तो किसान के पास कभी पैसा इकट्ठा हुआ और ना ही वो अपने पैसे से कुछ ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकता था। देखिए एक खाई थी गल्फ बिटवीन ऑनर ऑफ द सोयल एंड टिलर ऑफ द सोयल। जो टैक्स रेवेन्यू सिस्टम अंग्रेज़ों ने लगाया, ज़मींदारी सिस्टम, उस ज़मींदारी सिस्टम में ज़मींदार रियल ऑनर होते थे। ठीक है, और जो किसान जो बुआई करते थे खेत में, वो किसान केवल बुआई करने वाले होते थे, ज़मीन के मालिक नहीं होते थे। इस कंडीशन में जो ऑनर ऑफ द सोयल है उसका कोई ध्यान नहीं रहता था कि क्या क्वालिटी इम्प्रूव होनी चाहिए एग्रीकल्चर में जिससे कि प्रोडक्शन ज़्यादा हो सके। उसका सिर्फ एक ही बात पर ध्यान था, और वो ध्यान ये था कि वो कितने ज़्यादा से ज़्यादा किसानों से टैक्स या रेवेन्यू इकट्ठा कर सके। जो टीलर्स थे, जो खेत को जोतते थे, वो लोग, उन लोगों को बड़ी मुश्किल से इतना मिल पाता था कि वो अपना पेट भी भर पाएँ। तो ऑनर को कोई परवाह नहीं थी ज़मीन की, और टिलर के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो ज़मीन को कुछ सुधार कर सके, अच्छे इक्विपमेंट खरीद सके, इरिगेशन फैसिलिटी ला सके, कुएं खुदवा सके। तो ये दोनों में प्रॉब्लम थी। देखिए जिस समय देश आज़ाद हुआ उस समय हमारे 2 तरह की होल्डिंग मिलती है, यानी 2 तरह के खेत थे। उनके फीचर्स थे, एक तो छोटे छोटे खेत थे ज़्यादातर, और दूसरा वो छोटे खेत भी बटे हुए हैं। अगर एक खेत इधर है छोटा तो दूसरा खेत इधर है, तीसरा खेत इधर है, यानी एक साथ नहीं थे। फ्रेगमेंटेड, डिसफ्रेगमेंटेड, फ्रेगमेंटेड होल्डिंग मीन 1 पीस हियर एंड अदर पीस देयर, यानी कि एक पीस यहाँ है तो दूसरा पीस कहीं और होगा। इससे होता यह है कि जो हमारी कॉस्ट है, जो हमारी लागत है वो ज़्यादा आती है, और जब लागत ज़्यादा आती है तो हमें बचत कम होती है। देखिए अंग्रेज़ों के रहते एक और प्रॉब्लम हमारे सामने आई कि अंग्रेज़ों ने हमसे ज़बरदस्ती वो फसलें उगवाई जो कि उनको चाहिए थी, जिन फसलों का बाज़ार अंग्रेज़ों के पास था। एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं इंडिगो। लेकिन किसान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है किस फसल की थी? किसान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी अपनी सबसिस्टेंस क्रॉप्स की, उन सबसिस्टेंस क्रॉप्स की जिनको कि वो अपने
खाने के लिए यूज़ कर सकता था, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। फोर्स कमर्शलाइजेशन करवाया अंग्रेज़ों ने, ठीक है, और जिससे हुआ ये है, अच्छा ज़बरदस्ती कैसे उगवाते थे? ज़बरदस्ती इस तरीके से उगवाते थे कि शुरुआत में जो अंग्रेज़ थे वो किसानों को या तो पैसे देते थे या फिर उनसे ये कहते थे कि हम आपका सामान खरीदेंगे। शुरुआत में किसानों को बहुत अच्छा लगा और किसानों ने इसे एक्सेप्ट भी किया। बाद में जैसे कुछ सालों के बाद इंडिगो की, जिस खेत पे इंडिगो उगाया जाता था उसमें प्रोडक्शन कम होने लगता था, लेकिन किसान की ज़रूरत तो पैसे की उतनी रहेगी। अगर पहले साल मान लीजिए किसान ने कुछ पैसे लिए, दूसरे साल भी उतने लेगा, तीसरे साल भी उतने लेगा, फोर्थ ईयर भी उतने लेगा, लेकिन फोर्थ ईयर में जाके जब प्रोडक्शन कम हो जाता तो वो डायरेक्टली इन डेब्ट हो जाते, वो उधार के नीचे दब जाते, वो कर्ज के नीचे दब जाते अंग्रेज़ों के, और फिर उन्हें वही फसल उगानी पड़ती जो अंग्रेज़ चाहते थे। लैंड रेवेन्यू सिस्टम ड्यूरिंग ब्रिटिश राज, ये मैंने आपको पहले बताया कि ब्रिटिश राज में जो सिस्टम था उसे हम बोलते हैं जमींदारी सिस्टम, जिसमें जमींदार आर द रियल एंड परमानेंट ओनर, वेयर एज टीलर्स आर जस्ट, फार्मर्स आर जस्ट टीलर ऑफ द सोइल। देखिए गवर्नमेंट को, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो ज़मींदार हैं उन्हें एक फ़िक्स अमाउंट पे करना पड़ता था, लेकिन किसानों से कितना लेना है इस मामले में ज़मींदार फ्री थे। यानी अगर ऊपर उन्हें अंग्रेज़ों को सिर्फ 2 रुपीज़ देने हैं तो वो किसानों से 3, 4, 5 जितना चाहें उतना ले सकते थे लैंड रेवेन्यू के नाम पर, और जिससे सीधे सीधे जो हमारे किसान हैं उनका क्या हो रहा था? एक्सप्लॉयटेशन। तो देखिए ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंट इंडियन एग्रीकल्चर इज़ बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट। बैकवर्ड भी था और स्टैग्नेंट भी था। बैकवर्ड तो इसलिए था क्योंकि लो प्रोडक्टिविटी, जो शुरुआत के 4 पॉइंट हैं जो आज हमने पढ़े वो हमारे एग्रीकल्चर की बैकवर्डनेस को बताते हैं। स्टैग्नेंट यानी कि धीमी ग्रोथ को जो बताते हैं वो हैं हमारे लास्ट के 3 पॉइंट्स, ठीक है, यही यहाँ पे लिखे हुए हैं। होप यू विल अंडरस्टैंड इट। ट्राई टू मेक नोट इन योर फेयर कॉपी।